नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश और मैं हूं प्रयागराज से कृष्णा राय। आज हम आए हैं राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश सर। आज हम अखिलेश सर से जानेंगे कि इन्होंने राज्य विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं में एक व्यापक परिवर्तन किया है। इन्होंने किस मेहनत से किया, किस तकनीकी से किया, आज हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राज्य विश्वविद्यालय से प्रयागराज मंडल के प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ जनपद के लगभग 700 महाविद्यालय संबद्ध हैं। इन 700 महाविद्यालयों में 5,35,000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। वर्ष 2021 में जब मैं यहाँ का प्रभार मैंने ग्रहण किया, सर्वप्रथम हमने एक जिसको कहते हैं ना स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, अपॉर्चुनिटीज़ होती है, चैलेंजेस होती है। जब हमने अपने विश्वविद्यालय का स्वॉट किया तो परीक्षा उसमें एक चुनौती के रूप में उभर करके हमारे सामने आया कि परीक्षा की व्यवस्था में किस तरह से सुधार किया जाए। वर्ष 2021 से ही हमने विभिन्न तरह के प्रयोग विश्वविद्यालय के द्वारा करना शुरू हुआ। सबसे पहले हमने जो केंद्र बनाए जाते हैं, परीक्षा केंद्र, वो किस तरह से बनाए जाए, उनके मानक निर्धारित किए गए ताकि मानक के आधार पे एक पारदर्शी तरीके से केंद्रों का निर्धारण हो। तो वो व्यवस्था एक सिस्टम लागू किया, उसमें एक पारदर्शिता लेकर के आए। उसके बाद नकल की बहुत शिकायतें होती थी, खास करके जो ग्रामीण अंचल के जो हमारे महाविद्यालय हैं उनमें। उसके लिए भी हमने फिर सीसीटीवी मॉनिटरिंग प्रारंभ किया कि हर परीक्षा केंद्र की सीसीटीवी की मॉनिटरिंग जो है वो हमारे विश्वविद्यालय के कंट्रोल रूम से की जाती है और उस सीसीटीवी मॉनिटरिंग के माध्यम से नकल व्यवस्था पे काफ़ी नियंत्रण हुआ। साथ साथ में हमें कुछ और भी शिकायतें मिली तो बीच बीच में हमने नए प्रयोग और भी किए कि हम फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते थे। खास करके ये शिकायत मिलती थी कि किसी की जगह कोई और बैठ करके परीक्षा दे रहा है इन पर्सन, है ना, तो हम उसके लिए फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किए और उसमें भी बहुत सारे लोग पकड़े गए। तो धीरे धीरे एक व्यवस्था बनाते करते 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 आज इस स्टेज पे हम लोग पहुंचे हैं कि किस तरह केंद्रों पे थोड़ी सी अब शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं। हालांकि जो टारगेट हम अचीव करना चाहते थे अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन प्रगति जो है वो सकारात्मक दिशा में है। हमारा प्रयास ये है कि हमारे महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय, उनके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो प्रबंधन हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे प्राचार्य हो, उनमें मन से मानसिक रूप से बदलाव आए ताकि वो व्यवस्था को और बेहतर तरीके से हम चला सकें। सर, माना जाता है कि इस परिवर्तन में कार्रवाई का बहुत अहम रोल है। बच्चों पर कार्रवाई हुई, नकल करते हुए पकड़े जाने पर, सेंटर पर कार्रवाई हुई, तो कुछ बड़ी कार्रवाई जैसे कितने बच्चों पर हुई या कितने सेंटरों पर हुई, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, कड़ाई और कार्रवाई तो जब व्यवस्था बनाते हैं तो करनी ही पड़ती है। आई थिंक 2021-22 सत्र में हमने बड़ी कार्रवाई की थी जब लगभग 30,000 विद्यार्थी इस नकल के मास कॉपिंग में प्रकरण में पकड़े गए थे और उस समय लगभग 272 महाविद्यालयों पर कार्रवाई की गई थी। तब से धीरे धीरे फिर ये कम होता चला गया। अब देखिए, अब परीक्षाओं में इतने विद्यार्थी नहीं पकड़े जाते। अब नकल करते हुए पकड़े जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या सैकड़ों में होती है, 100 में होती है, 200 में होती है, 500 में होती है। जो पहले 30,000 थी वो अब घट करके 3,000 से भी कम हो गई है। तो ये परिवर्तन तो आया है, लेकिन अभी भी प्रगति की बहुत गुंजाइश है। 200 महाविद्यालयों पे भी अलग अलग तरीके की कार्रवाई की गई, उन पर अर्थदंड भी लगाए गए, उनको डिबार भी किया गया। आज मैंने कहा ना, जैसे 272 महाविद्यालयों पे कार्रवाई की गई। ये कम 272 महाविद्यालय और 30,000 विद्यार्थी। लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हुआ, व्यवस्था बनने लगी और बेहतर होने लगा। हमने एक और भी प्रयोग किया कि हमारे शिकायत सबसे ज्यादा होती थी एलएलबी और बीएड को लेकर के होती जी। तो हमने एलएलबी और बीएड की परीक्षाएं हमारे गवर्नमेंट और एडेड महाविद्यालयों में ही कराना प्रारंभ कर दिया है। तो मैं आपको बताऊं, बीएड और एलएलबी से बिल्कुल नकल की समाप्त हो गया है। और अच्छी बात यह है कि
जब से ये व्यवस्था हमने लागू की है तब से बीएड और एलएलबी का जो रिजल्ट है वो बेहतर हो गया है। तो इसका मैं विद्यार्थियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि भाई जब पढ़ाई करके आओगे तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा। एग्जाम्पल बीएड और एलएलबी है। मैं वैसे ही सारे विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आकर के अच्छे से परीक्षा दीजिए, आपका रिजल्ट पहले से बेहतर होगा, नकल वाले से तो बेहतर डेफिनेटली होगा। मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि प्रयागराज मंडल की ये शिक्षा व्यवस्था, और आप समझें कि पूरे प्रदेश में चर्चित थी। जब आपने यहाँ का पदभार संभाला तो आपने जाके देखा भी होगा कि प्रदेश के कोने कोने से छात्र जो कहीं पास नहीं हुआ करते थे वो प्रयागराज मंडल में आके अपना नामांकन कराते थे और यहाँ से बहुत आसानी से डिग्री लेकर चले जाते थे। तो आपने जब देखा ये, तो उसी समय आपने देख के तय किया या अपने से आपने निर्णय लिया कि हमें इस तरह से व्यवस्था चलानी है? नहीं, क्या हुआ इसमें दो तीन तरीके से रहा। फीडबैक आया अलग अलग जगहों से, आप मीडिया से भी फीडबैक था, प्लस जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी फीडबैक था। तो उस फीडबैक के आधार पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं लगभग अभी तक 3 वर्षों में 182 महाविद्यालयों का मैं खुद ही विजिट कर चुका हूँ। 182 महाविद्यालय में जा करके, चूंकि मुझे जानना था कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहां पे स्थिति क्या है। भाई फीडबैक तो मिला, लेकिन उस फीडबैक का वेरिफिकेशन भी करना था। जब मैं 182 महाविद्यालयों में गया और लगभग मैं 1,500 विद्यार्थियों से बात भी करी उस दौरान, परीक्षा के दौरान मैं गया, विद्यार्थियों से बैठ के मैं बात करता था, मैं पूछता था कॉलेज आते हो, नहीं आते हो, क्यों आते हो, नहीं आते हो, कारण क्या है, ये सब मैंने जानने की कोशिश की। हमने करीब लगभग 50-60 प्राचार्यों से बात की, 200-250 शिक्षकों से बात की जो उन महाविद्यालयों में है। तो मैंने लगभग जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें 2000 लोगों से मैंने बात की, और जब बात करके जो मुझे फीडबैक मिला उसके आधार पर हम लोगों ने योजनाएं बनाई और उसको इम्प्लीमेंट किया। मैं सर जानना ये चाहूंगा कि परीक्षाओं को आपने नियंत्रित किया, नकल को आपने प्रतिबंधित किया, व्यापक बदलाव किया है आपने, लेकिन जो प्रॉपर जो महाविद्यालय हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में, इस विश्वविद्यालय से संबद्ध जो महाविद्यालय हैं उनमें क्लासें नहीं चलती, उसके लिए क्या प्रबंध है या आपकी क्या रणनीति है आगे के लिए? उसके लिए भी हमने व्यवस्था की, प्रारंभ किया है। क्योंकि ये शिकायत है कि सामान्यतः बहुत, ऐसा नहीं कह सकते कि सारे में, लेकिन अधिकांश महाविद्यालयों में रेगुलर क्लासेज नहीं चलती। मैंने कहा ना, जैसे मैंने 1,500 विद्यार्थियों से मैंने बात की, ये फीडबैक आया। उसके 2 कारण है रेगुलर क्लासेज नहीं चलने। कहीं पे प्रबंधन की वजह से नहीं चलता है, कहीं पे विद्यार्थी स्वयं ही नहीं आता है। लेकिन उसका एक मैंने खुद यहाँ पे प्रयोग करके दिया और महाविद्यालयों को मैंने पत्र भी लिखा कि इसका एक तरीका ये है कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ब्लेंडेड मोड में आप क्लास लीजिए। ब्लेंडेड मोड में क्लास लेने का मतलब ये है कि अगर मेरे क्लास में लोगों ने कहा विद्यार्थी आते ही नहीं, मैंने कहा कितने आता है, 4 आता है, 5 आता है, मैंने कहा शिक्षक उसी की क्लास ले बैठ करके और मोबाइल से उसको ब्लेंड करें ना। बच्चों को जूम पे क्लास लो, गूगल पे क्लास लो, बच्चा जहां है, आपके यहाँ एडमिशन है, वो कम से कम पढ़ेगा तो सही। अपना यूट्यूब चैनल बनाओ और आप डाल दो अपने लेक्चर्स को वहां पे, बच्चा जब भी ऑफ टाइम में रहेगा देखेगा। धीरे धीरे जब बच्चा आपसे दूर बैठे हुए इंटरेक्ट करने लगेगा, उसको अच्छा लगेगा कि आपका लेक्चर अच्छा है, तो क्लासरूम में भी आएगा। तो हमें विद्यार्थी अगर महाविद्यालय में परिसर में नहीं आ रहा है तो परिसर में बुलाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। एक और भी क्या, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। विद्यार्थी कब आएगा कि आप वैल्यू एडिट करिए, कि उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग क्लासेस चलाइए, उसके लिए कुछ कुछ दीजिए, तभी तो आएगा ना भाई जी। आप नहीं तो आजकल तो सामान्य चीजें उसको यूट्यूब और इधर उधर हर जगह मिल जाता है, तो आपकी क्लास में क्यों आएगा? तो आपको अपनी क्लास में विद्यार्थी को बुलाने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। और मैंने ऐसा यहाँ पे करके दिखाया। मेरे यहाँ इस साल पीएचडी स्वयं से करके दिखाया कि पीएचडी का मेरा जो कोर्स वर्क चलता है उसमें 325 विद्यार्थी इनरोल्ड है। उन विद्यार्थियों की 96 दिन तक रोज 2 घंटे मैंने स्वयं क्लास लिया है, जिसमें 150 विद्यार्थी मेरा सामने बैठा होता था, 150 विद्यार्थी मेरा ऑनलाइन जुड़ा हुआ होता था।
और ये करके मैंने ये मैसेज देने की कोशिश की हमारे पूरे महाविद्यालयों को, पूरे विश्वविद्यालय को, कि आप इस तरह से भी बच्चों को, बाद में स्थिति ये हो गई थी कि मेरे पास क्लास में बैठाने की जगह नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे सुन सुन करके फिर जो ऑनलाइन थे वो ऑफलाइन में आने लगे, तो ऑफलाइन वालों की संख्या बढ़ने लगी थी। तो मेरा ये कहना है कि आपको, हमने चिट्ठी भी लिखी महाविद्यालयों को कि आप इस तरह से क्लासेस दो ताकि विद्यार्थी आएगा। एक बार विद्यार्थी आने लगेगा तभी तो एनईपी का फायदा होगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका सबसे ज्यादा फायदा विद्यार्थी को कब होगा? जब विद्यार्थी कैंपस में आएगा, क्योंकि गतिविधियां कहाँ संचालित हो रही हैं? कैंपस में। दो चीजें हैं सर, एक तो विद्यार्थी के मन से ये धारणा हट जाए कि मैं बिना पढ़े पास हो जाऊंगा, जिस पर मुझे लगता है कि काफी कुछ सफल रहा है विश्वविद्यालय की तरफ से और आपकी तरफ से। जो आपने प्रयास किया वो हद तक अब ग्राउंड पे दिख रहा है। जो एक मैसेज हुआ करता था, एक संदेश हुआ करता था कि आप बिना क्लास करे, आप बिना स्कूल, बिना कॉलेज गए आप सीधे परीक्षा में जाके पास हो जाते हैं, ये तो लगभग अब खत्म हो गया है। और चुनौती अब सिर्फ ये है कि महाविद्यालयों में शिक्षा दी जाए। मेरा दो लेवल पे चुनौती है। नकल तो अब कम होना प्रारंभ हो गया, धीरे धीरे व्यवस्था भी, उसमें सिस्टम भी बन गया है। उसमें हमारी जो मूल्यांकन की व्यवस्था है हम उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना, क्योंकि नकल वाले प्रकरण मूल्यांकन के दौरान भी पकड़े जा रहे हैं जी, लेकिन वहां भी हम व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारा अब प्राइमरी फोकस हो गया है। जैसे मैंने कहा कि महाविद्यालयों को मैं धीरे धीरे ये संदेश प्रेषित कर रहा हूं, क्योंकि अब आपने पता ही होगा, सरकार ने भी कर दिया है कि जिन बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है उनको बायोमेट्रिक जरूरी है। तो बच्चा अगर स्कॉलरशिप पा रहा है तो महाविद्यालय में जब तक आके बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं करेगा तब तक उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो धीरे धीरे कुछ व्यवस्थाएं इस तरह से सरकार की तरफ से भी बन रही है और हमने अपनी तरफ से भी मैंडेटरी करना शुरू किया है। जैसे मैं बताऊं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हर 4 हफ्ते के बाद एक टेस्ट होता है, तो बच्चे को तो टेस्ट देने कॉलेज आना ही पड़ेगा ना। अब एक सेमेस्टर में 2 बार इंटरनल देने आना है और 1 बार एग्जाम देने आना है। 3 बार तो मिनिमम बच्चे को महाविद्यालय आना है, 3 से 4 बार। तो अब व्यवस्थाएं इस तरह की हो गई कि अगर विद्यार्थी कैंपस में नहीं आएगा तो उसका काम नहीं चलेगा, उसको कैंपस में आना पड़ेगा। महाविद्यालयों से अपेक्षा यह है कि वो अपने यहाँ अच्छे शिक्षक रखें, नियुक्त करें, रेगुलर क्लास यूज करें, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। कैंपस में आएगा तो वाइब्रेंसी बनेगी। और एक और भी बात बता दें, क्लासरूम में विद्यार्थियों के लिए खास करके पूरे लर्निंग का, सीखने का सिर्फ 25% हिस्सा आदमी क्लासरूम में सीखता है। 75% जब वो कैंपस में आता है तब सीखता है। वो 75% कहाँ सीखेगा? लाइब्रेरी में, खेल के मैदान में, अपने दोस्तों, पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करके, है ना, शिक्षकों के साथ अनौपचारिक रूप से इंटरेक्शन करके, हॉस्टल्स में रह करके सीखेगा। तो 75, अगर वो विद्यार्थी महाविद्यालय में नहीं आ रहा है तो उसका सर्वांगीण विकास कैसे होगा? 75% चीजें तो, ये इंटरेक्शन तो मिसिंग है ना। आ जाओ, एंजॉय करो, ये एंजॉयमेंट का टाइम है। एक बार नौकरी लग गई, आप व्यवस्था में चले गए, फिर ये आनंद नहीं मिलेगा। तो आप अपनी संस्था में आइए, उस संस्था में उस समय को एंजॉय करिए और विद्यार्थी जीवन को एंजॉय करिए, वो लौट के कभी नहीं आएगा। अभी जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए कोई एक संदेश सर? मैं तो एक ही संदेश कहूंगा कि ईमानदारी से परीक्षा दीजिए, उसी में आपका भविष्य है और वही आपको बेहतर इंसान बनाएगा। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में अच्छे से क्लास करिए, अच्छे से परीक्षा दीजिए और एक बेहतर इंसान बनिए, यही मेरी अपेक्षा है मेरे विद्यार्थियों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर।